हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपके और अपने नए YouTube चैनल पीसीएम वॉरियर पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया था कि भाई इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियो मिलेंगी। कुछ वीडियो मैंने मैथ्स की अपलोड कर दी है इस चैनल के ऊपर। फिजिक्स की भी फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की भी वीडियो मैंने एक अपलोड कर ली है। कुछ उसका पार्ट रहता है इंट्रोडक्शन चैप्टर का, वो आज हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, पहले हेडिंग डाल लो कि भाई फिजिक्स इन रिलेशन विद क्या होगा, टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम इस मान लो वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो हेडिंग डालो, फिजिक्स इन रिलेशन विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस टॉपिक की बात करेंगे इस लेक्चर में हम। सबसे पहले तो आपको टेक्नोलॉजी की बात समझ होनी चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो आपको पता ही होगा टेक्नोलॉजी क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी लाइफ को क्या कर दे, आसान कर दे, है ना। हम लाइट मान लो स्विच ऑन करते हैं, लाइट मतलब चल जाती है तो हमें दिखना शुरू हो जाता है। कोई कमरा मान लो अंधेरा कमरा हो, हम लाइट जगाते हैं तो हमें वहां पे दिखना शुरू हो जाता है। मान लो स्विच ऑन किया, मान लो आपका कूलर चल पड़ा, है ना, कूलर चल पड़ा जिससे आजकल तो बहुत गर्मी है, वो कूलर हमें क्या करता है, ठंडी हवा देता है। या एसी चल पड़ा, एसी हमें क्या देता है, ठंडी हवा देता है। उससे हमारी लाइफ क्या हो गई, आसान हो गई। ठीक है, तो फिर इसमें क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि भाई फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। इस मान लो टॉपिक में ये चीज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बात तो समझ आएगी कि भाई टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। अब बात करते हैं कि भाई फिजिक्स कैसे टेक्नोलॉजी में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ गर्मी बहुत है, मान लो लाइट भी बहुत जाती होगी ना, मतलब गर्मी है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई लाइट की कमी होती है तो लाइट भी जाएगी। तो सबसे पहला मान लो जनरेटर की बात करें, जनरेटर है ना, जनरेटर जो है वो भी तो प्रिंसिपल मान लो की है कि भाई फिजिक्स के प्रिंसिपल पे तो वर्क करता है। कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, इंडक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब फिजिक्स में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, उस पर ही जनरेटर क्या करता है, वर्क करता है। तो जनरेटर भी तो एक टेक्नोलॉजी है। लाइट गई, आपने जनरेटर का स्विच ऑन किया, फिर आपकी लाइट फिर से आ गई, इसका मतलब आपकी लाइफ फिर से क्या हो गई, आसान हो गई। तो इसका मतलब जनरेटर एक टेक्नोलॉजी का ही क्या है, पार्ट है। तो जनरेटर जो है वो किस पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई। दूसरा मान लो वायरलेस कम्युनिकेशन, आप मोबाइल यूज करते हो ना, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल्स, आप मोबाइल्स यूज करते हो तो आपको पता है कि भाई मोबाइल्स तो हम यूज करते हैं कि भाई अपना मान लो बात करने के लिए दूर दूर तक हम मतलब यहाँ पे बैठे हैं 8000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, किसी से भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वो भी तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मान लो फिजिक्स के प्रिंसिपल पर तो वर्क करता है। मान लो उसमें मोबाइल्स कम्युनिकेशन में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होती है। तो जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स के बिहाफ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी टॉपिक जो है मान लो वायरलेस कम्युनिकेशन वो एक्चुअल कौन सा है, मतलब किसके अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर आता है, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब मोबाइल कम्युनिकेशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो और बात करें कोई मान लो मोबाइल के अलावा कोई बात करे, जैसे मान लो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, जैसे आप नेट है ना, पहले आप क्या चलाते थे, 2G चलाते थे, अब 3G हो गया, 4G हो गया, 5G हो गया, ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक ऑप्टिकल फाइबर भी क्या होता है, एक मान लो फिनोमिना होता है जो जिसको हम मान लो इंटरनेट की दुनिया में यूज करें तो इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो भी किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी हम फिजिक्स में +2 में पढ़ेंगे कि भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब कैसे कैसे इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो हमें मान लो हमारी जिंदगी में मान लो क्या है कि भाई स्पीड है ना, डाटा की स्पीड या किसी भी मान लो डाटा को ट्रांसफर करना हो एक जगह से दूसरी जगह पर, उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। वो भी किस पर वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें जैसे आप एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है,
एरोप्लेन की बात करें तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, शायद आपको पता हो, बर्नौलीज थ्योरम, है ना। बर्नौलीज थ्योरम ये भी हम +1 में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, तो जो आपका क्या है कि भाई एरोप्लेन वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करके मान लो हवा में क्या करता है, उड़ता है। तो आप देख रहे हो कि भाई ये सब कुछ क्या है, टेक्नोलॉजी का क्या है, पार्ट है। मतलब टेक्नोलॉजी, ये सभी टेक्नोलॉजी है, बट किसके बिहाफ पर है, देखो सभी पर क्या लग रहा है, फिजिक्स का प्रिंसिपल लग रहा है, सभी पर अलग अलग प्रिंसिपल क्या है, यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक आध और लिख लेते हैं, जैसे आपको पता है कि भाई सोनार और रडार, है ना। रडार का मतलब शायद आपको पता होगा ना, जैसे मान लो स्पेस में क्या होता है, मान लो हवाई जहाज आता है ना, आपने देखा ही होगा शायद, कोई मान लो फिल्म देखी हो, फिल्म में जैसे फाइटर फिल्म आई थी पीछे, मान लो ऋतिक रोशन की, मान लो हवाई जहाज जब भी कभी हमारी मान लो सीमा में एंटर करता है, तो मान लो दूसरी जिस भी कंट्री की सीमा में एंटर करता है, उसे पता चल जाता है कि भाई कोई चीज या कोई हवाई जहाज या कोई भी वस्तु हमारी सीमा में क्या की है, एंटर की है। तो वो किस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, रडार टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, ठीक है। तो सोनार का मतलब ये समुद्री जहाज में क्या की जाती है, यूज की जाती है। ये दोनों भी किस पर वर्क करती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो वो ये भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ क्या है, फिजिक्स ही है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, मान लो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जिसके बिहाफ पर ये प्रिंसिपल मतलब ये फिनोमिना या ये मान लो जो भी चीजें हैं ये एक्सप्लेन होती हैं, जो हमारी लाइफ को क्या करती हैं, आसान करती हैं, जिससे हमारी लाइफ थोड़ी सी क्या होती है, आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये मान लो टॉपिक था जिसका नाम था फिजिक्स इन रिलेशन विद क्या होगा, टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है। तो पॉज करो और इसको उतार लो, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, ठीक है। नोट्स बनाओगे तो फिर आपको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। चलो अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है मान लो फोर्सेस इन क्या होगा, नेचर होगा, ठीक है। ठीक है, हेडिंग डाल लो, मान लो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई फिजिक्स में 4 ही फंडामेंटल फोर्सेस हैं। फंडामेंटल मतलब 4 ही ऐसी फोर्सेस हैं जिससे पूरी फिजिक्स क्या की जा सकती है, एक्सप्लेन की जा सकती है। मतलब अगर आप कोई और फोर्स पढ़ते हो, एक्चुअल में वो फोर्स क्या होगी, इन चारों का ही सब क्या होगी, पार्ट होगी। मतलब इन चारों के अंदर में से ही कोई ना कोई क्या होगी, फोर्स होगी। तो ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई पूरी फिजिक्स में कौन कौन सी फोर्स की बात हमने क्या है करनी है, ठीक है। 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो लिखो, सबसे पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल क्या होती है, फोर्स होती है। सबसे पहली फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल क्या होती है, फोर्स होती है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखते हैं कि भाई किसने इसको इन्वेंट किया था, मान लो ये फोर्स किसने दी थी, किस साइंटिस्ट ने इसको क्या इन्वेंट किया था, तो ये किस किस मान लो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब कुछ क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, मान लो पहले इसकी मान लो स्टेटमेंट लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या है, स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से अब बातें क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मान लो ये स्टेटमेंट समझने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में क्या होती है, एक ऐसी फोर्स जो यूनिवर्स में सभी बॉडीज के बीच क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं हूं
या जैसे मेरे साथ कोई बैठा है या आप हो, आपके साथ आपके घर वाले हैं, इन सभी में एक फोर्स क्या करती है, एग्जिस्ट करती है ना। यूनिवर्स में कोई भी ऐसी दो बॉडीज मतलब एग्जिस्ट करे, उसमें एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दी किन्होंने थी, न्यूटन मान लो साहब जो थे, न्यूटन साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने इसाक न्यूटन ना, सर इसाक क्या थे, न्यूटन थे, उन्होंने ये फोर्स की क्या की थी, इन्वेंशन की थी। तो उन्होंने बताया था ना, जब किसी चीज की इन्वेंशन हो तो फिर बताना पड़ता है कि भाई वो जो फोर्स है वो किस किस चीज पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। मान लो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। कोई चीज बढ़ेगी उस फोर्स पर क्या असर होगा, मान लो कोई दूसरी चीज घटे उस फोर्स पर क्या असर होगा। मान लो या फिर कह सकते हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर वो फोर्स क्या करती है, डिपेंड करती है। वो किन्होंने एक्सप्लेन किया था, न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या है, आपका ग्रेविटेशन है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, तो जो मैंने आपको बताया कि भाई फोर्स ऑफ मतलब यूनिवर्स में कोई भी दो ऐसी चीजें जिनमें एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। वो कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल क्या होती है, फोर्स होती है। ठीक है, तो पढ़ो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, तो हमें पता ही होगा कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहते हैं। ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, आपके पास साइन है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हो गया। तो वो बोल रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ क्या है, मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज लिख लो है ना। टू बॉडीज मतलब उनकी प्रोडक्ट मासेस की प्रोडक्ट के मतलब जो उनके मास है उनकी प्रोडक्ट की क्या है, डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे मान लो एक मास है जिसका मास m1 है, दूसरा मास है जिसका मास m2 है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसे हमने कितना मान लिया, r मान लिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट पर आते हैं। वो क्या कहता है कि भाई फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ क्या होगा, टू बॉडीज होगा। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब पहली बॉडी का मास हमने कितना माना है, m1, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई दूसरी बॉडी का मास हमने कितना माना है, m2 माना है। ठीक है, तो पहला तो वो तो ये कह रहे हैं कि जो फोर्स होगी वो किसके मतलब प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडी। दूसरा क्या कह रहे हैं, इनवर्सली। तो इनवर्सली का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जैसे जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम ऐसे लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो 1 अपॉन करके हम क्या लिखते हैं, वो वैल्यू लिखते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैंने आपको अभी बताया कि इन दोनों के बीच हमने कितना डिस्टेंस माना है, r क्या माना है, डिस्टेंस माना है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई जो उनके बीच डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली मान लो स्क्वायर के इनवर्सली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किया और डिस्टेंस लिख दिया, उसके क्या है, इनवर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये न्यूटन साहब ने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, एक लॉ है, लॉ मतलब एक वैलिड लॉ है। वैलिड मतलब जो उन्होंने बताया था वो उस समय मतलब उसको एक्सपेरिमेंटली चीजों को मतलब फाइंड करके या एक्सपेरिमेंटली उस डाटा को मतलब चेक करके ये लॉ बताया था। तो इसलिए ये लॉ जो है मतलब वैलिड है। ये हमें याद रखना है कि भाई जब भी कभी दो बॉडीज के बीच है ना, दो बॉडीज के बीच किस फोर्स की बात होगी, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होगी, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, देम होगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। तो देखो मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो आपको पता होगा कि भाई ये बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू भी की करेगी, इंक्रीज है ना। जैसे ये चेंज करेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम होगा। इनवर्सली का मतलब उल्टा रिलेशन, एक ही चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, सीधा रिलेशन। सीधा मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला है, मतलब न्यूटन साहब का फॉर्मूला था। अब इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर इस टॉपिक को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कि भाई आगे क्या है। ठीक है, ये मान लो डायग्राम है, ये आपने बना ही लिया होगा। ठीक है, पॉज करो और इसको लिख लो। ठीक है, तो अगला इसका पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। तो जब हमें पता चल गया कि भाई आपको
कि भाई फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस स्क्वायर है। तो देखो इधर तो दोनों तरफ क्या है, फोर्स है। मान लो फोर्स को क्या कर लेते हैं हम, कंबाइन कर लेते हैं। जब फोर्स को कंबाइन करेंगे ऊपर क्या हो जाएगा, m1 m2, नीचे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, याद रखना है, जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तभी एक कांस्टेंट लगता है। यहां पर एक कांस्टेंट लगता है g, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो g यहां पर क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये g की क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब g को ये कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू। तो फिक्स वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है SI यूनिट में। ठीक है, तो ये g की वैल्यू है। ये मान लो न्यूटन जो लॉ दिया था उसका कांस्टेंट है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब यहां से आपको और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो ये हो गया कि भाई मान लो ग्रेविटेशनल मान लो लॉ हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद आपको यूनिट पता होने क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो साथ साथ में आपको मैं यूनिट भी बताता जाऊंगा कि इस क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकालते हैं, इस क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर यूनिट की बात करते हैं कि भाई यूनिट क्या होगा। ठीक है, चलो मान लो जी का यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई यूनिट क्या होगा। देखो जब भी कभी किसी क्वांटिटी के यूनिट निकालने हो उसको उधर ही रहने दो, मतलब ऊपर रखो, उसको हमेशा ऊपर रखना है और इक्वल टू की एक साइड पे रहने देना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जी ऊपर भी है और एक साइड पर भी है, तो उसके साथ बाकी क्वांटिटीज को क्या ले जाओ, उधर ले जाओ। जी इधर ही रहा, एफ उधर जाके क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया, नीचे क्या आ गया, m1 इंटू क्या आ गया, आपको m2 आ गया। ठीक है, तो ये जी की मतलब फॉर्मूला बन गया। अब जी का फॉर्मूले से ही हम जी के क्या बना सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं। याद रखना है, किसी क्वांटिटी के अगर यूनिट बनाने हो पहले उसका क्या बनाओ, फॉर्मूला बनाओ, उस फॉर्मूले से ही आप उस क्वांटिटी के क्या बना सकते हो, यूनिट बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो फोर्स, शायद आपको पता हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, फोर्स को किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन। अगर नहीं भी याद कोई बात नहीं, जब हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे सभी क्वांटिटी के आपको यूनिट क्या होते जाएंगे, याद होते जाएंगे। ठीक है, तो फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। याद रखना है आर, आर मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के एसआई यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर। मास के एसआई यूनिट क्या होते हैं, किलोग्राम। दूसरे के भी किलोग्राम, इसका मतलब इसके क्या बने, न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ये दोनों बातें क्या है, सेम। मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो आपको पूछे कि भाई यूनिवर्सल कांस्टेंट के यूनिट क्या है, तो वो यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर उसके क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो इसके साथ इसके यूनिट भी लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट की कंप्लीट वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे निकलते हैं यूनिट, इसको याद रखना है, क्योंकि जब भी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे मैं बार बार आपको ये बातें समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि भाई F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन्स लॉ होता है। अब इसकी क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी। मान लो ये फोर्स, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है, शो करती है, उसकी क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा, ग्रेविटेशनल क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अगला टॉपिक है। तो जो अगर प्रॉपर्टी लिखनी है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आपको पता लग ही गया होगा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, एक अट्रैक्टिव क्या होती है, फोर्स। यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज जिनके बीच फोर्स लगती है, मान लो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपके मन में शायद आ रहा होगा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हम सब में लगती है, बट हमें तो कभी महसूस नहीं हुई है ना। हम जब एक मान लो मैं हूं और मेरा दोस्त पास में बैठे होते हैं, तो हमें तो कभी महसूस नहीं हुआ कि वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है या मैं उसे अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये भी बात समझ लेते हैं कि भाई फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू की होती है m1 m2। तो मान लो कि भाई m1 m2 अगर ज्यादा होंगे तो फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारा मास मान लो इस फोर्स के लिए बहुत ज्यादा क्या है, कम है, जिसलिए मान लो अगर मास कम होगा तो ये फोर्स भी क्या होगी, बहुत कम होगी, इसलिए हमारे बीच ये फोर्स क्या है, महसूस नहीं होती। तो एक्चुअल में जब मास ज्यादा
होगा ना, जब मतलब दूसरा केस ले कि भाई मास ज्यादा होगा, जैसे m1 m2 का मास बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा मास हो तो फोर्स भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो एक्चुअल में जब ये फोर्स को किसमें मान लो हम स्टडी करेंगे, बड़ी बड़ी बॉडीज में स्टडी करेंगे, तो ये फोर्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है, इसकी वैल्यू बहुत क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे सन और अर्थ, सन और अर्थ हो गया, या मान लो अर्थ और ठीक है मून हो गया, इनमें जो फोर्स लगती है वो एक्चुअल में क्या होती है, ग्रेविटेशनल क्या होती है, फोर्स होती है ना। कि भाई सन मान लो सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, उसका कारण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, उसका कारण भी क्या है, ग्रेविटेशनल क्या है, फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एक मान लो दूसरे के अराउंड क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जितना मास ज्यादा होगा, जिसका मतलब उतनी ही ज्यादा ये क्या होगी, आपकी फोर्स होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे बीच ये फोर्स पता नहीं लगती, एक्चुअल में बड़ी बॉडीज में ये फोर्स क्या करती है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लिखते हैं कि भाई लिख लो पहले, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड एग्जिस्ट बिटवीन ईच एंड एवरी पार्टिकल छोड़ो, बॉडीज लिख लो ना, बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि भाई ये फोर्स क्या होती है, मान लो एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो हर एक बॉडी, मतलब अर्थ पे जो भी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है उनके बीच क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दूसरा मान लो दिस इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, ये दूसरी बात है इसकी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे मतलब फिजिक्स में सबसे छोटी क्या है, आपकी फोर्स है। सबसे छोटी मतलब इसकी मतलब वैल्यू जो फोर्स की होती है वो सबसे कम होती है बाकी फोर्सेस के क्या है, कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम बिटवीन बॉडीज। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है कि भाई ये वाली फोर्स जो होती है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट होती है। मीडियम का मतलब क्या होता है कि जैसे हम मान लो अर्थ पे मान लो रह रहे हैं, हमारे बीच क्या है, एयर है, एयर एज ए मीडियम का काम करता है। मान लो वैसे ही मान लो पानी में कोई चीजें रहती हैं, उनके बीच मीडियम कौन है, पानी है। ऐसे ही इसको क्या कहते हैं, मीडियम। तो ये फोर्स जो होती है वो एक्चुअल में मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मीडियम पे डिपेंड नहीं करने का मतलब आप चाहे पानी में चले जाओ, जो भी आपकी फोर्स होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। आप मान लो एयर में आ जाओ, तब भी आपकी फोर्स क्या होगी, फिक्स होगी। आप ऑयल मीडियम में चले जाओ, तब भी आपकी फोर्स क्या होगी, फिक्स, वे कभी भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये तीसरा उसका क्या है, मान लो पॉइंट है। चौथा, दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है। अब इसकी बात करते हैं कि भाई ये जो फोर्स है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। क्यों सेंट्रल फोर्स कहते हैं, क्योंकि जब भी कभी हम इस फोर्स की बात करते हैं या जो इस फोर्स को स्टडी करते हैं, ये एक्चुअल में जो सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है, जो मान लो एक बॉडी से सेंटर के दूसरी बॉडी के सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है, ये उसके अलोंग क्या करती है, एक्ट करती है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार फिर तो रिपीट कर देता हूं कि भाई जब भी कभी क्या होता है, इसको सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी का सेंटर जो है उसको लाइन ज्वाइन करती है, उसके अक्रॉस क्या करती है, एक्ट करती है, उस लाइन के ऊपर क्या करती है, एक्ट करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ये उसका अगला क्या है, पॉइंट है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, 1-2 और है वो लिखते हैं, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उतार लो। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ये ज्यादा गहराई में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो मैं आपको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाऊंगा, बट आप यहां पे ये समझ लो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जिस फोर्स
द्वारा, है ना, जिस फोर्स द्वारा, जिस फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, मतलब ये फोर्स जो वर्क डन करती है वो मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, बाकी इसकी ज्यादा बात जो है वो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में करेंगे। थोड़ा सा समझ लो कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, वो वाली फोर्स जिसके द्वारा जो वर्क डन होता है, ठीक है, जिसके द्वारा जो काम होता है वो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कैसे इस पाथ के द्वारा वो वर्क डन हुआ उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि भाई स्टार्टिंग में बॉडी कहां थी और फाइनली बॉडी कहां थी, उसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो इस मान लो फिनोमिना को क्या करती होगी, या इस प्रोसेस को क्या करती होगी, फॉलो करती होगी। जो भी फोर्स इस प्रोसेस को फॉलो करे उसे कंजर्वेटिव क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव क्या होती है, फोर्स होती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट, ठीक है, इसको लिख लो फिर अगला पॉइंट लिखे, है ना। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं। दिस फोर्स is long, this force has long range and this force act long range। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई दिस फोर्स एक्ट ऑन ए लॉन्ग रेंज, इसका मतलब है कि भाई ये दूर दूर की वस्तुओं के बीच क्या फोर्स क्या कर सकती है, एक्ट कर सकती है। तो अभी तो मैंने बताया कि भाई जैसे अर्थ और जैसे सन है, या जैसे अर्थ है, जैसे सैटेलाइट है, उनके बीच जो फोर्स होती है एक्चुअल में कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स भी कहते हैं ना। दिस फोर्स एक्ट ऑन ए लॉन्ग रेंज, या ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज नोन एज क्या होगा, लॉन्ग रेंज क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, तो यहां ऐसे लिख लो, दिस फोर्स इज नोन एज लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब इस फोर्स को क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्स कहते हैं। उसका कारण क्या होता है वो मैंने आपको क्या है बता दिया। ठीक है, तो उसके बाद अगला पॉइंट, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज independent for the present। ठीक है, ये इसका अगला पॉइंट है कि ये वाली जो फोर्स होती है वो इंडिपेंडेंट होती है प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, थर्ड बॉडी होगा। क्या मतलब, मान लो फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, जैसे मान लो ये दो बॉडीज है, ये पहली बॉडी हो गई, ये दूसरी बॉडी हो गई, मान लो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगती होगी, मान लो इनके बीच F फोर्स लगती है, उसकी वैल्यू हमेशा F ही रहेगी, चाहे यहाँ पर तीसरी बॉडी भी क्या हो, प्रेजेंट हो। मतलब क्या, इन दोनों के बीच जो भी फोर्सेज होगी वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, वो F ही रहेगी। मान लो यहाँ, मान लो इसको वैल्यू मान लो इन दोनों के बीच, मान लो है ना, मान लो इन दोनों के बीच अगर फोर्स हो 5 न्यूटन, तो वो 5 न्यूटन ही रहेगी, चाहे यहाँ पर कितनी मर्जी बॉडी क्या हो, प्रेजेंट हो। इसका मतलब दो बॉडीज के बीच जो फोर्सेज होती है वो तीसरी बॉडी पे डिपेंड नहीं करते, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। उस दो बॉडीज के अराउंड जितनी मर्जी बॉडीज हो, उनकी फोर्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट इसको एक्सप्लेन करता है, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, थर्ड बॉडी। मतलब उसके पास अगर कोई तीसरी बॉडी प्रेजेंट हो, उससे उस फोर्स को कोई भी मतलब नहीं है। ये आपका क्या है, मतलब अगला पॉइंट था, अगले पॉइंट की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट थे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स के, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि भाई ये फोर्स क्या होती है, वीकेस्ट क्या होती है, फोर्स होती है। उसके बाद ये सेंट्रल फोर्स होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ये कंजर्वेटिव क्या होती है, फोर्स होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको उतार लो, फिर हम अगली मतलब फोर्स की बात करें कि भाई अगली फोर्स कौन सी है नेचर में। चलो अगली फोर्स की बात करते हैं। अब दूसरी फोर्स है
ठीक है, दूसरी फोर्स की बात करते हैं। दूसरी फोर्स आपकी कौन सी है? वीक न्यूक्लियर क्या है? फोर्स है। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स या सिंपल इसको वीक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये किस में एग्जिस्ट करती हैं? पहले लिख लो, दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द एलिमेंट्री particle such as electron and neutrino. This force exists between elementary particles such as electron and neutrino during beta decay or radioactive decay। ठीक है, ये इस फोर्स की डेफिनेशन कह सकते हैं या फोर्स का क्या मतलब है। पढ़ के देखो क्या लिखा है, दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब एटम के जो अगले छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, एटम के अंदर हमें पता है कि भाई प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उसके मतलब और भी जो पार्टिकल है एटम के अंदर, और भी जो पार्टिकल है उसमें एक फोर्स लगती है। कौन कौन से वो पार्टिकल? जैसे एक इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉनो है। ठीक है, न्यूट्रिनो और क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन के बीच है ना, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनो के बीच ड्यूरिंग बीटा डिके। ठीक है, ड्यूरिंग बीटा डिके, मान लो बीटा डिके जब होता है, अब बीटा डिके क्या होता है? जब भी कभी एक आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? वो वाले सब्सटेंस जो अनस्टेबल होते हैं, अपने आप रेडिएशन क्या करते रहते हैं? अमिट करते रहते हैं। तो जब अपने आप रेडिएशन अमिट करते रहते हैं, उसमें एक फिनोमिना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बीटा डिके, जो हम +2 में पढ़ेंगे जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे। अब इतना याद रख लो कि भाई बीटा डिके एक फिनोमिना होता है रेडियो एक्टिव अनस्टेबल सब्सटेंस में। उसमें पार्टिकल निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मान लो एक न्यूट्रिनो निकलता है, उनके बीच एक फोर्स क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? बीटा डिके क्या कहो सॉरी उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स या वीक क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये वो वाली फोर्स है जो किसमें लगती है? मतलब बीटा डिके जब होता है अनस्टेबल, मतलब पार्टिकल जब मतलब डिसोशिएट करते हैं, टूटते हैं, या मतलब उनमें से रेडिएशन निकलती है, उसमें एक फिनोमिना होता है बीटा डिके। उस बीटा डिके में क्या होगा? मतलब जब पार्टिकल निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, दो पार्टिकल निकलेंगे, इनके बीच एक फोर्स क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? वीक क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वीक फोर्स की क्या है? डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिख लो कि भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि भाई रेडियो एक्टिव डिके या बीटा डिके में ये पार्टिकल निकलते हैं, तो ये पार्टिकल अगर बीटा डिके में निकलते हैं तो इनका लाइफ क्या होगी? थोड़ी होगी, है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं? मान लो उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो कम होता है। लाइफ स्पैन कम होना मतलब उनकी उम्र, आयु जो होती है वो कम होती है। तो आयु कम होती है तो इन फोर्सेस के बारे में ज्यादा स्टडी नहीं किया जा पाता, इसलिए इसकी एक दो ही प्रॉपर्टी क्या है मैं यहां पर क्या कर लगा हूं? एक्सप्लेन करने लगा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस फोर्स इज शॉर्ट लाइफ, दिस फोर्स हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन। ठीक है, मतलब इस फोर्स का लाइफ स्पैन क्या होता है? थोड़ा होता है, मतलब क्योंकि ये पार्टिकल थोड़े समय के लिए क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला लिखते हैं प्रॉपर्टीज कि भाई प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मान लो इसका नाम वीक फोर्स है, एक्चुअल में ये वीक फोर्स नहीं होते, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो पहला यही पॉइंट है, दिस फोर्स इज 10⁻24 5 टाइम्स stronger than gravitational force। देखो ध्यान से कि भाई क्या पॉइंट लिखा है कि भाई ये वाली जो फोर्स है वो 10⁻25 टाइम्स क्या होती है? स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो आप यहां से आप समझ ही सकते हो कि भाई हमारे बीच में जो फोर्स लग रही है उससे 10⁻25 टाइम्स ये फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई ये हो गया, तो दिस फोर्स मतलब ये फोर्स इसमें भी एग्जिस्ट करती है, और भी पार्टिकल होते हैं उसका नाम मैं लिखने लगा हूं, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल है ना, जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उनमें भी ये फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो मैं लिखने लगा हूं। दिस फोर्स
exist between leptons and lepton star और mesons and lepton stars। ठीक है, इनके बीच भी ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। अब आप लिखोगे कि भाई ये क्या लिख दिया, लेप्टॉन, लेप्टॉन स्टार, मेसॉन्स, लेप्टॉन स्टार, इसका मतलब क्या है, ये भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, एटम के ही ये क्या होते हैं, आपके पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये वीक फोर्सेस का क्या था, मतलब एक्सप्लेनेशन थी कि भाई वीक फोर्सेस कब होती है, कहां होती है, ये उसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो उसके बाद अगली फोर्स की बात करते हैं, तीसरी टाइप की। दो फोर्सेस आपने स्टडी कर ली, पहली ग्रेविटेशनल फोर्स थी, दूसरी क्या थी, वीक फोर्स। मतलब यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो हमने समझ लिया कि वो वीकेस्ट फोर्स थी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा ये 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर फोर्स है, किससे, ग्रेविटेशनल क्या होगी, फोर्स होगी। ठीक है, तो उसके बाद तीसरी फोर्स की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, आपकी फोर्स है। ठीक है, थर्ड फोर्स है जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसमें एग्जिस्ट करती है, बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, ये फोर्स किसमें एग्जिस्ट करती है, चार्ज पार्टिकल में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। दिस फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन एग्जिस्ट बिटवीन, है ना, मतलब ये किसमें एग्जिस्ट करती है, दो चार्ज पार्टिकल में क्या करती है, एग्जिस्ट। एक चार्ज होगा, दूसरा चार्ज होगा, उनमें एक फोर्स होगी, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो जब वो चार्ज को, है ना, जब हम क्या करें, चार्जेस को क्या करते हैं, रेस्ट पे करते हैं। ठीक है, मान लो जो चार्ज है वो क्या कर सकते हैं, मतलब रेस्ट, मतलब एक जगह पर बैठे भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे घूमते भी हो सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई चार्जेस के बीच के फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बट उसको स्पेसिफाई कर दिया कि जब वो चार्ज को हम रेस्ट पर रख दें ना, रेस्ट मतलब एक जगह पर रख दें, तब उनके बीच को फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं कहते, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो मतलब उसके बाद चार्जेस को क्या करती है, रेस्ट पे, तब मतलब दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जब इन पार्टिकल को, मतलब चार्ज पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, रेस्ट पे कर दिया, तो उनके बीच जो फोर्स होती है उसे तब हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कैसे होती है, अब उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो मान लो मतलब लिखते हैं उसके बाद कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। ठीक है, तो मान लो यहां से क्या पता चला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच एग्जिस्ट करती है, तो उसी चार्जेस को जब रेस्ट पे कर दे तब वो फोर्स को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात किन्होंने की थी, कूलम, मतलब एक साइंटिस्ट थे कूलम, उन्होंने क्या की थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, कूलम फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कूलम फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी वैसे ही है जैसी ग्रेविटेशनल फोर्स थी, उन्होंने भी, मतलब अब आप डेफिनेशन तो लिख ही सकते हो, मैं यहाँ पे सीधी स्टेटमेंट लेकर लगा हुआ है ना। आप वहां पे भी बताया था कि उसमें फोर्स जो होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती थी, मासेस होती थी। यहाँ पे फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या होती है, चार्जेस होती है। मान लो मैं दो चार्जेस मान लो, एक यहाँ पे मान लिया Q1, यहाँ पे मान लिया Q2, दो चार्जेस है। तो उन्होंने क्या महसूस किया, कूलम ने, जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या महसूस किया कि जो फोर्स है वो एक्चुअल में किसकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने दूसरा क्या महसूस किया कि उनके बीच जो डिस्टेंस है, तो मान लिया उनके बीच डिस्टेंस कितना है, r है, तो उनके बीच के डिस्टेंस से वो इनवर्सली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जो इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे, फोर्स एक जगह, मतलब दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है, तो फोर्स को एक ही लिख लिया, तो इनको इकट्ठा कर लिया, Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया, r²। इसका मतलब फोर्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट K लग गया, Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया, r²। इसे हम क्या कहते हैं, कूलम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट भी वैसे ही लिखी जा सकती है, बट इसमें एक थोड़ा सा चेंज आएगा। उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी वो क्या होती थी, अट्रैक्टिव फोर्स होती थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी। ये क्या है कि भाई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों हो सकती है ना। आपको पता ही होगा कि भाई सेम चार्जेस, जब चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनमें कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, रिपल्शन, है ना। फोर्स ऑफ क्या होती है, रिपल्शन होती है। तो जब डिफरेंट चार्जेस होते हैं, डिफरेंट चार्जेस, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स।
ये उसकी क्या है, मतलब डेफिनेशन में लिख देना है ना, कि उसमें लिखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें लिख देना कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रिपल्शन हो, ठीक है, वो डायरेक्टली है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्शन भी हो सकती है रिपल्शन भी हो सकती है। अट्रैक्शन कब होगी, जब डिफरेंट चार्जेस होंगे, डिफरेंट मतलब एक प्लस होगा एक माइनस, सेम चार्जेस होंगे या दोनों ही प्लस हो या दोनों ही क्या हो माइनस हो, तब ये फोर्स क्या करती है, एग्जिस्ट करती है चार्जेस में। जब मतलब रिपल्सिव होगी जब सेम होंगे, अट्रैक्टिव होगी जब क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि भाई ये आपको डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मतलब फोर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आ गया, तो के यहां पर मैंने पहले भी बताया, इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं ना। ये कूलम साइंटिस्ट जो कूलम थे उन्होंने दिया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। और के की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। मतलब के का फॉर्मूला कह सकते हैं कि के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू है ना, के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, 9 × 10⁻⁴ क्या होती है, 9 इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब आपको इसके यूनिट पूछे जाए तो यूनिट तो मैंने आपको बताए थे कि जब भी किसी के यूनिट निकालने हो उसका फॉर्मूला लिख लो। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लो ना, किसका, के का फॉर्मूला, के इधर रहने दो, ये इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई हो गया, F × r² हो गया, तो Q1 अपॉन कितना हो गया, Q2, इससे इसके यूनिट बन सकते हैं। फोर्स के यूनिट मैंने आपको बताया न्यूटन, यहाँ में साथ में लिख लो ना, न्यूटन हो गए यूनिट इसके, R मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसके यूनिट क्या होते हैं, कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, तो इधर क्या आ गया, कूलम क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये इसके यूनिट है, किसके, कूलम कांस्टेंट के, के, ये आपको पूछा जाए तो ये इसके यूनिट हो गए, ये इसकी क्या होगी, कांस्टेंट क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं, मतलब इससे अगला टॉपिक, मतलब इससे आपको एक और वैल्यू पूछी जा सकती है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्सिलॉन, इस वर्ड को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन क्या कहते हैं, नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्या इसका क्या यूनिट होगा, मान लो इसको एक्चुअल में इसका नाम तो एप्सिलॉन नॉट, मतलब इससे पढ़ना होता है एप्सिलॉन नॉट से, बट एक्चुअल में इसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में आपकी मतलब परमिटिविटी होती है, उसको हम किससे शो करते हैं, मतलब एप्सिलॉन नॉट से क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो बाकी इसके यूनिट आपको पूछ सकता है, अगर इसके यूनिट पूछे तो इसके यूनिट भी हम क्या करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको लिख के बताता हूं, ठीक है, ये आपने लिख ही लिया होगा। अब हम इसके यूनिट निकालने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं। अब ये फॉर्मूला याद रखना, अब मैं एप्सिलॉन नॉट के यूनिट लिख के बता रहा हूं, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, अभी ये नहीं सोचना कि परमिटिविटी क्या होता है, ये आप खुद ही आप जान लोगे जब चैप्टर में इसको पढ़ोगे। अभी बस अपने इतना ही याद रखना है कि भाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो मान लो इसको पढ़ते कैसे हैं, एप्सिलॉन नॉट से पढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लो के का मतलब क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, बस इतना पता होना आपको जरूरी है। बाकी ये जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे +2 में, उसमें आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा कि भाई ये क्या होता है, कैसे नहीं होता, ठीक है, वो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लिखें पूरे फॉर्मूले को, के की वैल्यू को मुझे पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² हो गया, तो मुझे पता है कि भाई आपको क्या होगा, है ना, मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बताया था कि भाई इसकी वैल्यू पहले ऊपर करनी होती है, मतलब जिसका भी यूनिट निकालना हो उसको एक साइड और ऊपर रखना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 पाई, फोर्स इधर मल्टीप्लाई, नीचे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड, बस ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला। अब जब फॉर्मूला बन गया किसी क्वांटिटी का, आप उसके क्या लिख सकते हो, यूनिट लिख सकते हो। तो यूनिट लिखना चाहो तो क्या हो गए, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसके कोई भी यूनिट नहीं होते। मान लो Q1 Q2 कूलम स्क्वायर हो गया, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, R के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर हो गया ना, R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट हो गए कूलम पर न्यूटन, या ऐसे लिख लो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट के क्या है, यूनिट है, तो इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.852 × 10⁻⁻12, तो यूनिट क्या हो गए, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 हो गए, ठीक है। तो ये यूनिट आपको आने चाहिए। कैसे निकाल रहा हूं मैं, अगले जब भी आप मान लो अगली क्वांटिटीज पढ़ते जाओगे, उनके आप यूनिट क्या करोगे, ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। ऐसे ही हम सभी क्वांटिटी के यूनिट क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मान लो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसकी क्या हो गई, बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो उतार लो जल्दी जल्दी इसको पॉज करके, फिर अगली बात करेंगे।
चलो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भाई कैसे कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको लिखो, मान लो इसकी अगर प्रॉपर्टीज लिखें तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि भाई दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, ये फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव क्या होता है, रिपल्सिव क्या होता है, ये आपको पता ही होगा, मैंने बताया ही है ना। उसके बाद आप बात करें, दिस फोर्स is 10⁻36 times stronger than gravitational force। ये वाली फोर्स जो है वो 10⁻36 टाइम्स क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, इससे ग्रेविटेशनल क्या होती है, फोर्स से होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना मैग्नीट्यूड इसका क्या होता है ज्यादा, तो आप समझ ही सकते हो कि ये फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा क्या है कि भाई हाई फोर्स होती है विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं, मान लो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स होती है, मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सी होती है, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आगे लिख लो, दिस फोर्स इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स। ये भी फोर्स क्या है कि भाई सेंट्रल क्या होती है, फोर्स होती है। और लास्ट मतलब दिस फोर्स हैज जनरली नॉट लॉन्ग रेंज। दिस फोर्स हैज, मान लो या कह सकते हैं लो रेंज विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब क्या कि ये फोर्स जो होती है उसका रेंज मतलब ये मतलब लगती तो है दूर दूर तक, बट इतनी दूर तक नहीं लगती जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स दूर दूर तक कर सकती है, एक्ट कर सकती है। इस फोर्स का मतलब जो रेंज होती है वो इतना ज्यादा लॉन्ग नहीं होता, शॉर्ट रेंज कह सकते हैं, या इतना ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं होता, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये फोर्स जनरली लो रेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल हाई रेंज फोर्स होगी, लॉन्ग रेंज फोर्स होगी, ये मतलब शॉर्ट रेंज क्या होगी, फोर्स होगी। या ऐसे लिख लो, लो की जगह पर शॉर्ट रेंज, है ना। दिस फोर्स हैज जनरली शॉर्ट रेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको क्या रखना है, याद रखना है। फिर अगली बात करते हैं, लास्ट फोर्स नेचर में एग्जिस्ट जो करती है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। उसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, चौथी फोर्स है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर क्या है फोर्स। अब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, इसे कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स किसमें लगती है, पहले तो न्यूक्लियस में। दिस फोर्स एग्जिस्ट न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना। मतलब ये किसमें एग्जिस्ट करती है, इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करती है, तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जनरली 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, तो इतना उसका क्या होता है, साइज होता है न्यूक्लियस में। तो आप समझ ही सकते हो कि 10⁻⁻14 10⁻⁻15 मीटर मतलब 1/10⁻14 और 1/, ठीक है, 10⁻15। तो इसका मतलब एक के साथ मतलब पॉइंट लगाने के बाद इतनी जीरो लगेगी, उसके बाद है ना बहुत छोटी सी क्या होगी, वैल्यू होगी, इतनी सी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इसमें ये फोर्स क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो न्यूक्लियस में कौन एग्जिस्ट करता है, मुझे पता है कि भाई न्यूक्लियस में दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन मुझे पता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पे अनचार्ज होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव है ना। तो अब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, उसमें एक प्रोटॉन तो नहीं होगा, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटॉन होंगे। तो ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो इसका मतलब उसमें पॉजिटिव भी ज्यादा हो सकते हैं, उसमें अनचार्ज्ड पार्ट
पार्टिकल भी क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। अगर ज्यादा पॉजिटिव होंगे तो उनमें तो एक्चुअल में क्या फोर्स एग्जिस्ट करनी चाहिए, पिछली फोर्स जिसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैंने अभी बताया कि जब सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो आप यहां से समझ ही रहे हो कि जब प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्या होंगे, एक प्रोटॉन तो नहीं होगा और सभी न्यूक्लियस में ज्यादा भी हो सकते हैं। एक मान लो कि है, मतलब जब आप मतलब बढ़ता जाता है ना, पार्टिकल बड़ा हो जाता है, एटम बड़ा होता जाता है, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अगर प्रोटॉन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब क्या कि भाई प्रोटॉन ज्यादा होने से उसमें क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी। अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो वो मान लो न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो फिर न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो इसका मतलब न्यूक्लियस तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टिकल का जिसमें प्रोटॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बट न्यूक्लियस सभी के क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ज्यादातर पार्टिकल के क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पड़ी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें एक नई फोर्स एग्जिस्ट करती है जो मतलब सेम पार्टिकल को भी क्या करती है, मतलब आपने एक छोटे से रीजन में क्या करती है, रोक के रखती है। ठीक है, तो फिर सेम पार्टिकल है उसके उसमें कौन सी फोर्स लगेगी, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। अगर सेम पार्टिकल है ये तो रिपल्सिव लगती होती, फिर तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता। बट जहां पे सेम पार्टिकल एक इतने रीजन है ना, इतने छोटे से रीजन में क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी, इसमें क्या होगी, अट्रैक्टिव फोर्स, जो इन दोनों को कंबाइन करके रखेगी। ठीक है, तो इसके समझ क्या आता है कि भाई न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव। जनरली अट्रैक्टिव क्या होती है, आपकी फोर्स होती है। ठीक है, तो ये फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर पार्टिकल में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको भी जल्दी जल्दी कि भाई न्यूक्लियर फोर्स क्या है, फोर्स एग्जिस्ट between particle or proton, force exists between proton and neutron inside न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी उसकी क्या होती है प्रॉपर्टी। तो यहां पे लिख लो, जनरली दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव। ठीक है, मतलब जनरली ये फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव इन क्या होती है, नेचर होती है, कि भाई नेचर इसकी क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो दूसरा, दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, ये फोर्स नेचर में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होती है, फोर्स होती है। और आगे ये भी लिख लो कि दिस फोर्स is 10⁻38 times stronger than gravitational। ठीक है, ये फोर्स जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। तीसरा, दिस इज नॉन सेंट्रल फोर्स, मान लो ये एक नॉन सेंट्रल फोर्स होती है। चौथा, दिस इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी कि भाई ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स मतलब अगर ग्रेविटेशनल को 1 मान ले, है ना, ग्रेविटेशनल को 1 मान ले तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 10⁻38 टाइम्स ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्या होगा, ग्रेविटेशनल क्या होगा, फोर्स हो गया। तो ये इसे सेंट्रल फोर्स नहीं कहते, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं लास्ट कि दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना, दिस इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, तो ये सबसे छोटी शॉर्ट रेंज क्या होती है, फोर्स होती है। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है। तो मैंने आपको बताया कि जो फोर्सेस है, मतलब फोर्सेस मतलब जो हमने पढ़ी है एक्चुअल में फिजिक्स से यही फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। अगर अलग कोई फोर्स पढ़ते हैं वो एक्चुअल में क्या होगी, इन चारों फोर्सेस का ही कोई ना कोई सब क्या होगी, पार्ट होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस होगी, ये न्यूक्लियर क्या होती है, फोर्स होती है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा टेबल बना लो, फिर जनरली छोटे छोटे लॉज क्या करें, एक्सप्लेन करें, जिससे ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूं आपको। ठीक है, जो कंपैरिजन बिटवीन फोर्सेस। ठीक है, ये टेबल बना लो छोटा सा, जिसके आपको कंपैरिजन समझ आ जाए। कंपैरिजन बिटवीन
फोर्सेस। पहला यहां पे लिख लो ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर लिख लो वीक फोर्स, फिर लिख लो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरी न्यूक्लियर फोर्स, है ना। ठीक है, इनका मान लो इसका मैग्नीट्यूड हम 1 लिख लेना, मैग्नीट्यूड 1 लिखें तो ये कितने टाइम्स थी 10⁻25 टाइम्स, ये कितनी थी 10⁻38 टाइम्स, तो ये कितनी थी 36 टाइम्स थी ये, तो ये कितनी थी 10⁻38 क्या थी टाइम्स थी। ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या है, मान लो आपका कंपैरिजन हो गया ये सभी फोर्सेस में, अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10⁻25 टाइम्स उससे ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू 10⁻38 टाइम्स क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है मान लो एक्सप्लेनेशन है, कंपैरिजन ऑफ क्या है फोर्सेस है। ठीक है, तो उसके बाद अगली बात करते हैं, मान लो कुछ लॉज हैं जिस पर हमारी फिजिक्स टिकी है, वो लॉज एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो जनरल या बेसिक लॉज इन फिजिक्स। सबसे पहला, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट लिख लो, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, only converted from one form to other। ठीक है, ये पहले प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, पढ़ो इसको, इसमें क्या लिखा है ना, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका क्या मतलब है कि भाई एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, मान लो आपने स्विच ऑन किया ना, आपने क्या किया स्विच ऑन किया तो आपका पंखा चलना शुरू हो गया ना, आपका पंखा चलना क्या हो गया शुरू हो गया, तो इसका मतलब स्विच ऑन करने से कौन सी एनर्जी आपने दी, आपने दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम क्या कहते हैं करंट, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जिसे हम क्या कहते हैं करंट। तो जब कोई चीज चलती है तो पंखा स्टार्ट हो गया, तो पंखे ने वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जब भी कोई चीज चलती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो आपने एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसका मतलब एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। और भी देख सकते हो आप, मान लो मोटर चलाते हो, है ना, मोटर चलाते हो, मोटर देखते हो कि वो मोटर क्या करती है कि भाई पानी आपके मान लो किसी टैप में आ रहा होता है, या मान लो क्या है कि भाई किसी मान लो खड्डे में आपका क्या पानी भरा होता है, मोटर क्या करती है उससे उठाकर उस पानी को टैंकी में भर देती है। तो उसका मतलब क्या, मतलब मोटर ने किया, फिर से आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने का मतलब आपने क्या दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मोटर ने क्या किया उसको मूव किया पानी को, वो फिर से क्या किया उसने कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला लॉ पढ़ते हैं, ये तो पहला हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके बाद अगला, ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, अगला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। आप देखोगे तो आप समझोगे, जब आप कहोगे सर अभी आपने बोला कि भाई एनर्जी कंजर्व होती है, बट नहीं, एक्चुअल में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या कहा, आइंस्टीन आए ना, आइंस्टीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि भाई एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं होती, एक्चुअल में मास और एनर्जी का सम जो होता है वो क्या होता है, मतलब कंजर्व होता है। कंजर्व मतलब वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं करता। ठीक है, तो फिर तो एक बार एक्सप्लेन करते हैं,
ठीक है। मान लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी किन्होंने दिया, मान लो आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टाइन इक्वेशन से ये मान लो लॉ क्या हुआ, जनरेट हुआ। तो ये लॉ क्या कहता है कि भाई मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी एंड एनर्जी is convertible into mass, but sum of mass and energy is always same, ठीक है। ये आपका क्या था, अगला लॉ था, ठीक है। आइंस्टाइन इक्वेशन के बेस्ड पर लॉ था कि भाई मास इज कन्वर्टेबल इनटू एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेबल इनटू मास, बट सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। क्या मतलब कि भाई मास जो होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि भाई आइंस्टाइन इक्वेशन क्या थी, वहां से देख लेते हैं। मान लो E इज इक्वल टू क्या हो गया, mc क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। देखो एनर्जी और मास का क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया। इसका मतलब एनर्जी इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर। तो C तो आपको पता ही होगा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे फिक्स भरोगे, मास की वैल्यू भरोगे, तो इनकी प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ये समझ आ रहा है कि मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है जब मान लो उनकी स्पीड जो हो, मतलब स्पीड ज्यादा हो ना, स्पीड की वैल्यू कितनी हो, 3 × 10⁸ मीटर पर क्या हो, सेकंड हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम समझ आ गया कि भाई जब ये एक्चुअल में किसमें होता है, मतलब ज्यादातर किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस में आपने शायद पढ़ा हो, उसमें क्या है, ये पाया जाता है ना। न्यूक्लियस का मास जो होता है, एक्चुअल में जो न्यूक्लियस में पार्टिकल होते हैं उसका मास ज्यादा होता है, बाहर उनको रखे उसका मास क्या होता है, ज्यादा, बट जब उसको न्यूक्लियस में रखते हैं उनका मास थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मास कम होने का कारण क्या होता है, वो एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सब कुछ पढ़ोगे आप न्यूक्लियर एनर्जी में, न्यूक्लियर फिजिक्स में जब आप +2 में पढ़ोगे, ठीक है। बस आप इतना याद रखना है, वो मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। वो किस इक्वेशन से हमें पता चलता है, इस इक्वेशन से क्या करता है, पता चलता है, ठीक है। तो ये अगला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा बेसिक लॉ है, वो भी पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा, इसका मतलब होता है सेम, ठीक है। कुछ कंडीशन में इसका मतलब क्या होता है, सेम होता है कि भाई सेम कंजर्व मतलब किसी चीज का सेम रहना, ठीक है। तो उसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मतलब क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट है, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड from only charge can neither be created nor be destroyed, only transferred from one body to another, ठीक है। चार्ज को, इसका मतलब भी वही है कि चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एक स्टेटमेंट और है कि भाई, और ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज सेम, टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज सेम, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या मतलब इसका कि भाई टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, मतलब क्या, ठीक है। तो अगर लिखें तो मान लो कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लास रोड होती है, ठीक है। ग्लास रोड हो गई, एक प्लस सिल्क ले लिया, जब इन दोनों को आपस में रब किया तो क्या पाया गया, रब करने के बाद, रब मतलब इन दोनों को एक दूसरे के साथ मान लो टच करके ऐसे ऐसे रब किया, तो देखा गया कि भाई जो ग्लास रोड है उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जो सिल्क है उस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। सिल्क हो गया,
ये ग्लास क्या हो गया, रोड हो गया। तो इसका मतलब मान लो जब ऐड करें, ऐसे एग्जांपल के तौर पे पहले इस पे भी कोई चार्ज नहीं था, नो चार्ज था, इस पे भी नो चार्ज था, इस पे भी क्या था, नो क्या था, चार्ज था। ठीक है, मतलब कोई चार्ज नहीं था, इस पे भी कोई चार्ज नहीं था, तो फिर इस पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, इस पे कौन सा आया, नेगेटिव। तो जो ध्यान से देखें, इस पर भी 3 पॉजिटिव, इस पर भी 3 नेगेटिव आया। ठीक है, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे ना, 3 प्लस करें, 3 नेगेटिव करें, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या कि भाई चार्ज हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज को ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसकी अगली स्टेटमेंट है। अगला लॉ है जिसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ये उसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो फिर से एक बात देख लो कि टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब क्या, मतलब अब आपको दिमाग में शायद ये भी आ सकता है कि ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, उसका कारण क्या होता है, प्रॉपर्टी है ना। जैसे मेरी कुछ प्रॉपर्टी है, आपकी कुछ प्रॉपर्टी है, किसी की कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब शायद मेरे को ज्यादा पढ़ना पसंद हो, शायद आपको मान लो कम पढ़ना पसंद हो, शायद आपको टीवी देखना ज्यादा पसंद हो, ये सबकी अपनी अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टी। ऐसे ही क्या है, सब्सटेंस की भी नेचर होती है। कुछ सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद है, कुछ मतलब क्या है, सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या है, पसंद है। ठीक है, तो ग्लास की नेचर होती है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद करता है, सिल्क की नेचर होती है वो चार्ज को गेन करना पसंद करता है, जिसकी वजह से इसके पॉजिटिव चार्ज, इस पर कौन सा आया, नेगेटिव चार्ज। बट आपने ये देखना कि इनका सम जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 बेसिक लॉ थे जो हम मतलब फिजिक्स में ज्यादा यूज करेंगे, और भी हैं 1-2, वो हम क्या है मतलब चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये लॉ, क्योंकि बार बार मैं ये मतलब स्टेटमेंट आपको बोलूंगा, तो आप जब बोलूंगा फिर आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसमें एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स आपका क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, चैनल मतलब आपको मतलब ये देखने के लिए बहुत बहुत क्या है, धन्यवाद।